So we have completed chapter number first chapter हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, the last lesson. At first we will discuss the question answers of that lesson and after that we will start chapter second. उसके बाद हम chapter second lesson शुरू करेंगे. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, the first question is that what was French expected to be prepared with for school that day? उस दिन जिस दिन फ्रेंच स्कूल आया तो उसे क्या प्रिपेयर करके स्कूल आना था? तो क्या याद करके? यस, ही हैज़ टू लर्न द रूल्स और पार्टिसिपेट. तो सिंपली इसको लिखोगे आप लोग, दैट फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेट. उसे पार्टिसिपल के रूल याद करके आने थे. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? उस दिन उसे स्कूल के बारे में क्या अनयूजुअल लगा? हाँ, और इसके अलावा वो तो वो एक ही लाइक संडे मॉर्निंग या कंप्लीट साइलेंस है, तो एक ही. इसके अलावा यस, एक वो एक ही हो गया ड्रेस का, दूसरा साइलेंस, और क्या था अलग? यस. सो द थिंग्स दैट वर अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द थिंग्स that were unusual about that day were: first, Emmanuel was in his beautiful green dress, frilled shirt and a black silk cap that he wore on 5 distribution and inspection days. 11, 12. अभी तो फिजिकल लिए हो, पेंटिंग लिए हो, जाओ अभी 12. पहला ये हो गया. सेकेंड, the atmosphere of the classroom, the class was so strange and serious. And third, the presence of blazers on the back benches that were always empty. तो ये तीन चीज़ें थी जो कैसी लग रही थी ऑथर को, और सॉरी फ्रेंच को अनयूजुअल लगी थी उसे. आयुष गेट बंद कर. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था? तो क्या लगा हुआ था? यस, द ऑर्डर विच हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. यस, तो यही तो लगा हुआ था, तो ये थर्ड में आप वहाँ पे लिख देंगे ये. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What changes did the order from Berlin cause in school that day? उस दिन क्या क्या चेंजेस थे स्कूल में? हाँ बिल्कुल, एटमॉस्फेयर क्या था? इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, कंप्लीट साइलेंस. जो वहाँ पे लिखा था अनयूजुअल थे वही लिखेंगे, और फिर बिहेवियर ऑफ एमएमएल वो भी बताएंगे. ही वॉज वेरी काइंड ऑन दैट डे. वैसे पनिश करते हैं तो उस दिन डांटा नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे. फिर हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज? एमएमएल की तरफ उसकी फीलिंग्स स्कूल के प्रति, बुक्स के प्रति कैसे चेंज हुई? क्या चेंजेज आए? देखिए पहले तो चेंज कैसे आया? मीन्स एज सून एज ही केम टू नो दैट इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, a change took place in his heart for his school as well as books and teachers. The book that seemed to him a little while ago such a nuisance, so heavy to carry, suddenly became his old friends to whom he could not give up.
And M. Hamel too, he forgot all about his rural and how cranky he was. सब भूल गया, उसे लगता तो इन लोगों को नहीं छोड़ सकता, तो उसका जो था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइजेज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट सेज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। क्या ये शो करता अचानक से, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। लैंग्वेज क्या एक व्यक्ति की आइडेंटिटी है, और अगर किसी व्यक्ति की लैंग्वेज उससे छीन ले, इसका मतलब क्या है, उसकी आइडेंटिटी छीन जाएगी। और जब कोई आपकी आइडेंटिटी छीनने लगेगा तो क्या होगा, आपको अचानक से रियलाइज होगा ना कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे छीन रही है। तो वो यहाँ पर वो उस पर लिखेंगे। उसके बाद था फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो इसे मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, क्विंग साउंड फॉर द पिजन्स इज वेरी नेचुरल, नो वन कैन मेक इट चेंज इन द सेम वे। व्हाट इज नेचुरल फॉर द पीपल ऑफ एल्सियस एंड लॉरेन, जस्ट टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच उनके लिए, तो वो यहाँ पे ही लिख देंगे। और उसके बाद इसमें से एक वो लिख लीजिए, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम एम एल, वो लॉन्ग में आएगा, है ना। तो ये इतने क्वेश्चन हैं, इनको करिए, किसी में कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज लॉस्ट बाय अनीस जन। लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस चंद। नहीं लाए, चलो नहीं, कोई जरूरत नहीं अभी, वैसे ही चैप्टर नहीं पढ़ा, पहले बार बताऊंगा, सही बताऊंगा। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अनीस जंग। सबसे पहले हम लोग अनीस जंग के बारे में डिस्कस करेंगे। If we talk about अनीस जंग, so she was an इंडियन ऑथर। वो इंडियन ऑथर है, क्या बात कर रहे हो, हम सबको टॉफी दे दें। तो सिंपली अनीस जंग शी वाज एन इंडियन ऑथर, एक इंडियन ऑथर, इंडियन राइटर है। और our this title बात करें लॉस्ट स्प्रिंग, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस टाइटल इज दैट दिस इज अ मेटाफोरिकल टाइटल। व्हाट काइंड ऑफ टाइटल इज इट? इट इज मेटाफोरिकल टाइटल। कैसा टाइटल है? मेटाफोरिकल। अब आप कहेंगे मेटाफोरिकल टाइटल क्या होता है ना। मेटाफोर जानते हैं क्या होता है? सिमिली, पिछले साल पढ़ाए थे सिमिली और मेटाफोर। फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, जिनको आप हिंदी में कहते हैं अलंकार, है ना। फिगर ऑफ स्पीच तो एक सिमिली होता है। देखिए क्या, सिमिली नहीं समझेंगे तो मेटाफोर नहीं समझ पाएंगे। सिमिली जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वही इंग्लिश में कहलाया जाता है सिमिली। तो क्या डेफिनेशन होती है उपमा अलंकार की? अभी पढ़ के आए पिछले साल, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, एक होता है जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना में कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज होंगे सच, एज और लाइक। ठीक है, जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन के लिए वर्ड्स कौन से यूज किए जाए? सच, एज और लाइक, वो सिंपली कहलाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखा था, कैमल इज लाइक द शेप ऑफ डेजर्ट। तो इसका हिंदी में कहेंगे तो क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में? कैमल शेप ऑफ डेजर्ट के जैसा, यही तो हुआ। ये जो कैमल है ऊंट है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा। कंपेयर किया किसको? कैमल को किससे? शेप ऑफ डेजर्ट, यही तो किया। तो ये तो था सिमिली। अब यही देखिए मेटाफर क्या बन जाता है? मेटाफर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। अब यहां से आप क्या करो, लाइक हटा दो,
अब ये बन जाएगा मेटाफर। अब क्या कहा जा रहा है, द कैमल इज द शेप ऑफ डेविल। इसमें ये नहीं कहते उसके जैसा है, इसमें क्या कहते हैं, ये वही है। तो ये भी क्या, इट इज आल्सो अ कंपैरिजन, ये भी एक प्रकार से कंपैरिजन है, बट विदाउट सच एज और लाइक। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं व्हेन वन ऑब्जेक्ट हैज बीन ट्रीटेड एज अनदर वन, जब एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल दूसरे के जैसे ट्रीट कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो मेटाफर होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये मेटाफोरिकल टाइटल है, मतलब वर्ड कुछ और है, मतलब इसका कुछ और है। तो ठीक है, तो मेटाफर में क्या है, वन ऑब्जेक्ट हैज बीन ट्रीटेड एज अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के जैसे ट्रीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो मेटाफर कहलाता है। तो ये भी मेटाफोरिकल टाइटल है, मींस दिया कुछ और है, मतलब कुछ और होगा। ठीक है, तो अब देखिए मतलब क्या होगा इसका, कैसे टाइटल को निकालते हैं, रियल टाइटल क्या होगा इसका। लॉस का मतलब क्या होता है, खोना, यही तो होता है। तो लॉस को सब लोग लिख सकते हैं, स्टोलन कह सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, लॉस का मतलब क्या हुआ, स्टोलन। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, अब आ रही है। अब आ रही है, चलिए। तो लॉस का मतलब हुआ स्टोलन। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्रिंग। व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग क्या होता है, क्या है स्प्रिंग? सीजन है। व्हाट काइंड ऑफ सीजन इज इट, गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स्ट? बेस्ट माना जाता है सबसे। तो स्प्रिंग इट इज द बेस्ट सीजन अमंग ऑल। इन द सेम वे व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बीन कंसीडर्ड बेस्ट? चाइल्डहुड। यस, चाइल्डहुड से अच्छा कुछ था क्या? आप अपनी लाइफ को इमेजिन करो, आज से 7-8 साल पहले कोई टेंशन थी, आराम से मम्मी ने लंच पैक करके बैग में रख दिया और चलते घूमते पानी की बोतल टांगे आ गए स्कूल, बस आराम से मस्ती करी, वो बस पहुंच गए घर, होमवर्क कराने का टेंशन वो भी मम्मी का, है ना। तो कोई टेंशन नहीं था। तो चाइल्डहुड से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जैसे स्प्रिंग सीजन में सबसे अच्छा, वैसे चाइल्डहुड क्या है, ह्यूमन लाइफ में सबसे अच्छा। तो यहाँ स्प्रिंग किसके लिए यूज हो रहा है, स्प्रिंग यूज हो रहा है चाइल्डहुड के लिए। ठीक है, तो जो रियल टाइटल है वो क्या है, स्टोलन चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन। अब बचपन खोने का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए, इफ इट हैज बीन आस्क्ड यू टू जस्ट डिफाइन व्हाट इज चाइल्डहुड जस्ट अ सिंगल वर्ड, आपसे कहा जाए कि एक वर्ड में आप चाइल्डहुड को डिफाइन करिए, आप कैसे डिफाइन करेंगे? चाइल्डहुड का मतलब क्या? कैसे डिफाइन करें, सिंगल वर्ड? बताइए। टेंशन फ्री। देखिए, अगर सिंगल वर्ड में आप चाइल्डहुड को डिफाइन करेंगे तो मुझे लगता है चाइल्डहुड मीन्स फ्रीडम, आज़ादी। थी या नहीं थी? बहुत ही पूरी थी। जब तक माना, जब मन हो गया सो गए, जब मन हुआ खेल लिए, जितने बार खाना मांगा उतने बार मिल गए। अब 4-5 बार मांग के देखो, मिलता है? ज़्यादा बातें ही मिलती। तो इवन खाने की फ्रीडम भी छिन गई। ये तो छोड़ी दो, सोना और खेलना तो छोड़ी दो, वो तो सब बहुत दूर है। तो बच्चे से उसका फ्रीडम छीन लो, मतलब उसका क्या छीन लिया, चाइल्डहुड छीन लिया। तो एनीस यंग ने क्या किया, सी हैज ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया, उसने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया। एंड सी हैड सीन a number of children that in India a number of children have lost their childhood just because different conditions, problems.
तो उसने देखा कि इंडिया में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बचपन अलग अलग कंडीशंस की वजह से हो जाता है, छीन लिया जाता है उनसे। तो हम क्या, जैसे प्रॉब्लम इज डिफर अकॉर्डिंग टू प्लेस। जैसे हम उरई में रहते हैं, उरई की समस्या अलग है, कानपुर की अलग है, लखनऊ की अलग है, दिल्ली की अलग है। तो उसने क्या करा ऑथर ने, जैसे उरई आई, उरई में देखा यहाँ इस वजह से बच्चों का बचपन छिन रहा, उसके ऊपर एक स्टोरी लिख दी। कानपुर पहुंची, वहाँ के ऊपर लिख दी, लखनऊ पहुंची, वहाँ की जहाँ भी गई वहाँ के ऊपर एक स्टोरी लिखी। उसके बाद उन सारी स्टोरीज को एक बुक में डाला एक साथ, और जिस बुक में डाला उस बुक का नाम है द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो बुक एनिस जंग ने लिखा उस बुक का नाम क्या है, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, क्योंकि उसमें एक तो नहीं बहुत सारी स्टोरी। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी टू स्टोरीज फ्रॉम दैट बुक। और यहाँ भी हमें क्या करना है, उसी बुक से 2 स्टोरी पढ़नी है। एंड इन दीज 2 स्टोरी एनिस जंग हैज प्रूविंग आउट, और इन 2 स्टोरी में एनिस जंग ये प्रूव कर रही हैं that in India a number of children have lost their childhood either because of poverty or because of tradition। इंडिया में बच्चों का बचपन या तो गरीबी की वजह से छिन जाता है या ट्रेडिशन की वजह से छिन जाता है। So how the childhood of a child can be stolen because of poverty? किस प्रकार से गरीबी की वजह से किसी बच्चे का बचपन छिन सकता है, बताइए। गरीब है तो तुरंत भेज देते हैं काम के लिए। पहले उसको सबसे पहले ये चीज़ सोच रहे होगे कि पैसे कैसे कमाएं। अरे इतना छोटा तुमने सोचा था क्या? जब सेकंड में पढ़ रहे थे तुम सोचते थे कि पैसे कैसे कमाने हैं? जब उनके पास पैसे ही नहीं है ना वो एजुकेशन ले सकते। नहीं, जैसे आप जो आपने बताया दैट इज राइट। आप किसी भी होटल में जाइए, किसी भी गैरेज में जाइए, यू विल गेट अ नंबर ऑफ छोटूज देयर। छोटे छोटे बच्चे चाय लेके आ जाएंगे, गैरेज में जाओ काम कर रहे होते हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत पैसे वाले हैं। क्यों काम कर रहे हैं? बहुत ही उनके पेरेंट्स गरीब हैं तभी तो काम कर रहे हैं। देयर पेरेंट्स आर सो पुअर दैट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। इतने गरीब हैं उनके पेरेंट्स कि उनकी बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने उन्हें काम पर भेज दिया। अब जो बच्चा गैरेज में काम कर रहा है या होटल में काम कर रहा है, वो फ्री है? नहीं। क्या वो अपने मन से खेल सकता है, खा सकता है, सो सकता है? उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी? जस्ट लाइक अ ग्रोन अप मैन। जैसे सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है तो वैसे ही तो है, 5 बजे तक ऑफिस है तो बस, तो सारी फ्रीडम खत्म, टाइमिंग सब बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन में आ गया। तो उसकी लाइफ बच्चे जैसी बची क्या? उसकी लाइफ कैसी हो गई? ग्रोन अप मैन की जैसी हो गई। उसके बचपन जो फ्रीडम थी उसकी वो उससे छिन गई, और मीन्स फ्रीडम छिन गई, मीन्स क्या छिन गया उससे? उसका चाइल्डहुड उससे छिन गया। तो ये तो पहली स्टोरी है। एंड जस्ट टू प्रूव इट, इसको प्रूव करने के लिए अनिस जंग हैज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ सीमापुरी। अनिस जंग ने कहाँ का एग्जाम्पल दिया? सीमापुरी का एग्जाम्पल दिया। और सीमापुरी की बात करें तो सीमापुरी इट इज़ द बिगेस्ट स्लम एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का बहुत बड़ा स्लम एरिया है। स्लम एरिया जानते हैं किसको बोलते हैं? झुग्गी झोपड़ी। हाँ, झुग्गी झोपड़ी रहते हैं। तो ये भी स्लम एरिया, तो वो सब कैसे गरीब है। तो गरीबी की वजह से कैसे वहाँ का बचपन छिनता है, ये इन्होंने पहली स्टोरी में बताया। गरीबी से तो समझ में आता भाई पैसे नहीं है इसलिए बचपन छिन गया। हाउ बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से किसी का बचपन कैसे छिन सकता है? जैसे पहले ट्रेडिशन में था बच्चों की शादी करवा देते थे, जल्दी नहीं करवा देते, ऐसा ट्रेडिशन। हाँ, दैट इज फैक्ट। चाइल्ड मैरिज इन ट्रेडिशन ही तो था। हाँ, तो इससे कहाँ से करेंगे? जिस अच्छा लड़की की जिसकी शादी हो गई, फिर वो उसे घर का काम कहाँ? देखिए चाइल्ड मैरिज में क्या होता था, लड़के पे इफेक्ट नहीं पड़ता था। इट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ अ गर्ल, बिकॉज इफ अ गर्ल गॉट मैरिड देन इट डजंट मैटर वेदर शी वॉज 4 or 40। शादी हो गई, 4 साल की है, 40 साल की, इससे मतलब नहीं। शी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पेक्ट एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, बहू ऑफ द फैमिली। यही तो है, शादी हो गई फिर वो बहू है, चाहे वो 4 साल की हो या 40 साल की। एंड शी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पेक्ट एज द बहू, बहू का रिस्पेक्ट मिलने लगता है। एंड अलॉन्ग विद द रिस्पेक्ट हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मिल जाती। तो जो फ्रीडम था वो फ्रीडम क्या हुआ? खत्म हो गया। एक तो ये हो गया, और कुछ हो सकता है?
इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे फिरोजाबाद का एग्जाम्पल दिया है। एमपी ऑल नो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस है। भाई ट्रेडिशन का मतलब क्या है? परम परंपरा क्या होता है? जो हम एक काम करने लगे वही होता चला है, वही परंपरा तो बन जाता है। तो फिरोजाबाद की परंपरा क्या बनी हुई है? बैंगल मेकिंग। और का ट्रेडिशन है वहाँ क्या होता, बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, देयर पेरेंट्स आस्क देम टू सिट अलॉन्ग विद देम एंड मेक द बैंगल्स। कहते मेरे साथ बैठो, ये चूड़ी बनाओ। और जैसे ही बच्चे उनके साथ बैठ के चूड़ी बनाना शुरू कर देते तो उनकी जो बाहर की फ्रीडम थी वो खत्म। और किस वजह से हुआ? क्योंकि उनके यहाँ जो ट्रेडिशन है बैंगल मेकिंग का। तो सेकेंड स्टोरी में यही प्रूव किया दैट हाउ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। और उसको प्रूव करने के लिए फिरोजाबाद का एग्जाम्पल दिया। एक तो बैंगल मेकिंग के थ्रू समझाया है और दूसरा चाइल्ड मैरिज के थ्रू भी समझाया कि किस प्रकार से चाइल्ड मैरिज की वजह से बच्चों का बचपन उनसे छिन जाता है। तो आज हम लोगों ने ये टाइटल इसका डिस्कस कर लिया है, आउटलाइन डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? निधि अब